नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक और हमारा जो पार्लियामेंट सेशन, उससे पहले इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई या कोई और आर्टिकल नहीं छपा, तो इस बार रुपया गिरना शुरू हो गया। आज डीप डाउन इंफॉर्मेशन में लेके आया हूं आपके लिए कि रियल रीजंस क्या हैं कि हमारा रुपया गिर रहा है। उसके अंदर थोड़ा सा नटशल में बता देता हूं आपको कि कई फैक्टर्स हैं, कोई एक आधा फैक्टर नहीं है। आपको लगेगा कि कई मार्केट के लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप है, H1B वीज़ा बंद हो गए, आरबीआई की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, रियर और नियर करेक्शन है मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर निकल रहे हैं पैसा लेकर, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट है नहीं, और ये सभी चीज़ों का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर रुपया गिर रहा है। तो ये एक नटशल है जिसके ऊपर डिटेल में आज बात करूंगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपैक्ट कैसे करता है। क्या स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपनी हेजिंग कर सकें, पैसा लूज नहीं करें, और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसके शेयर्स में से आपको बाहर निकलना है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो मैं आपको एक ही स्टेटमेंट में बोलूंगा। आज की वीडियो देखने के बाद या पहले आपको एक चीज अपने पते में डालनी है, आपको घबराना नहीं है। ठीक हो गया। अब ये तो तकिया कलाम था किसी का, लेकिन मतलब नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना। रीजन है क्योंकि यहां पर मीडिया के अंदर जैसे ही रुपया हल्का सा स्लाइड करेगा तो एक शुरू हो जाएगा, कांग्रेस के टाइम पे कितना था, आज हमारे टाइम पे कितना है, ये रिकॉर्ड लोज को टच कर गया है, 90 को टच कर गया, हेडलाइंस है, क्राइसिस आ गया। अपोजिशन ने इमीडिएटली पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अपोजिशन का काम होता है। जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तब ये भी कांग्रेस को, जब भी रुपया एक दो रुपया डॉलर नीचे गिरता था तो बीजेपी भी उनको गालियां निकालती थी। ये तो हो गया पॉलिटिकल साइड, मैटर नहीं करता। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि ये क्राइसिस है? अब आप मुझे कमेंट्स में डाल देना। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको सिंपल वे में बता सकता हूं, इकोनॉमिस्ट हूं मैं, फाइनेंस अच्छी तरह से समझता हूं, इकोनॉमी समझता हूं, ये क्राइसिस नहीं है। दूसरा, और ये वही चीज है जो गवर्नमेंट करना चाहती है, ये नीड ऑफ द आवर है, तभी हमें करना पड़ा। नाउ हर बंदे की नजर है रुपए के ऊपर कि रुपए की वैल्यू क्या है डॉलर की टर्म्स में, लेकिन वो कुछ मिस कर रहे हैं। वो है वैल्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट कर रही है, और इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर डीप डाउन आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे पहले सीतारमण जी ने बोला था रुपया वीक नहीं हो रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये उससे भी बढ़कर अब गेम चली गई है। ये कुछ और है जो कर रहे हैं, और मैं अनकवर करूंगा रियल रीजंस बिहाइंड इट, और आपका स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है वो कैसे इफेक्ट होने वाला है। अब आते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कई लोगों ने मुझे कई बार कमेंट्स डाला है, ईमेल्स डाली हैं कि सर हम पैसा कमाना चाहते हैं, कैसे कमाएं। और आपको मालूम है कि मैं कभी भी कोई चीज रेकमेंड नहीं करता जब तक मैं खुद यूज ना करूं। और लोगों का मानना है कि उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही, बिजनेसेस डाउन चल रहे हैं और जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, मैं किसी और चीज़ को रेकमेंड नहीं करूंगा। एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूं, उसका नाम है मार्केट वुल्फ, मैं पहले भी दिया था आपको। और उसके अंदर अब जब से हमने ये शुरू किया है, 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इसको अपनाना शुरू कर दिया है। उसका रीज़न है, एक तो सिंपल ऐप है, दूसरा आप प्रॉफिटेबल मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो एक क्लिक में आपको पता लग जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से अमाउंट से भी, और आपको कोई कमीशन भी देना नहीं है। और दो मेजर बात है कि इसके अंदर एक स्टॉप लॉस का प्रोटेक्शन का एक बटन है। आप बता दीजिए कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस बुक नहीं करना, बटन दबाएंगे और लॉस आपका नहीं होगा। और इसमें लोगों ने पैसे भी कमाए हैं, मैं खुद कमाता हूं, कितने कमाता हूं बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि मार्केट वुल्फ वाले कमीशन नहीं लेते, जीरो कमीशन है। अब आप बोलेंगे अगर कमीशन जीरो है तो ये पैसे कमाते कैसे हैं? ये लाइफ टाइम की एक बार फीस लेते हैं शुरू में 99 रुपीज़ की, इसलिए 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको, जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन भी कर दूंगा। आप डाउनलोड कर लीजिए और ट्रेडिंग शुरू कीजिए, थोड़ा सा मेंटली फ्री होकर। आपको मार्केट का पता होना चाहिए, बाकी मैं अपने इनपुट्स आपको टाइम टाइम पर देता रहूंगा। तो ये तो हो गया आपकी हेल्प कि कैसे आप अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट वुल्फ में। अब आते हैं कि थोड़ा सा सरफेस लेवल पे बात करते हैं पहले, कि थोड़ा सा गार्बेज जो है मार्केट में न्यूज़ को लेकर कि रुपया गिर गया, मोदी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये फेल्ड गवर्नमेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात ये कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो आपको दो रीजंस बता रहे हैं। एक,
कि यूएस का जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, और दूसरा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, वो सारे मार्केट को छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं। तो ये दोनों दो जो रीजंस हैं वो गलत नहीं है। डॉलर का जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी 100 को पार कर चुका है। फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इंडियन मार्केट में से पैसा वो बाहर निकाल के लेके जा चुके हैं, और ये छोटा अमाउंट नहीं है। और जब वो इंडियन स्टॉक्स को बेचेंगे, वो बेच के क्या करते हैं, इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और डॉलर को कन्वर्ट कर कर वो अमेरिका में वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स या रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। अब इसके कारण जो सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर के कारण देखिए, ये एक बोरिंग सा आंसर हो गया कि ये डॉलर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। भाई इसमें ये तो पता लग जाएगा आपको कि ये रुपये स्लाइड नीचे क्यों कर रहा है डॉलर के बदले, बट रुपया तो यूरो और पाउंड के बदले भी नीचे जा रहा है। यानी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रॉन्ग डॉलर स्टोरी जो हम हमेशा बोलते रहे। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर ये डॉलर के होता, डॉलर के साथ अगर हम एडजस्टमेंट हो रही होती, क्योंकि डॉलर खरीदे जा रहे हैं, तो रुपया जो है फिर वो बाकी करेंसीज के बदले वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। वो हर करेंसी के खिलाफ वो गिर रहा है, और एशिया की वीकेस्ट करेंसी हो गई है एक तरह से एज फार एज फॉल इज कंसर्न। अब इसका रीजन क्या है? 2-3 रीजन है जो कि बिल्कुल सरफेस पे आपको दिखाई देते हैं। ये सरफेस लेवल की बात कर रहा हूं, डीपली इसके बाद आऊंगा। सरफेस लेवल पे ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने जी 50% का टैरिफ लगा दिया। अभी लगाया तो 2-3 महीने पहले था, अभी क्यों आ रहा है? तब भी बोला था कि शॉर्ट टर्म में हमें लॉस होगा। अगर आपको याद होगा, जब ये टैरिफ लगा था, मैंने बोला था लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप गेम को जीत जाएंगे। दूसरा, शॉर्ट टर्म में लॉस होगा, स्टॉक मार्केट हिट होगी, रुपया हिट होगा, वो हो गया है। दूसरा, हमारे ऊपर जो मैसिव टैरिफ्स के साथ साथ जो H1B वीज़ा है वो बंद कर दिया, वो भी अंडर अटैक है। यानी कि हमारी जो सर्विसेज है और रेमिटेंसेज है, जो भारत की लाइफ लाइन है, वो थोड़ी सी कम हुई है। यानी कि डॉलर बाहर से भारत में आने थोड़े कम हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की 2 पॉलिसीज, H1B वीज़ा और 50% टैरिफ, उसके कारण एक्सपोर्ट्स हिट हुए हैं अमेरिका को, और दूसरा हमारे रेमिटेंसेज कम हो गए। तो मार्केट में पैनिक आना ही आना था। लेकिन आप बोलेंगे यार वो तो 3 महीने पहले था, पैनिक अब क्यों आ रहा है? देखिए, जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर टेक्स टाइम, दे नो कि इसका इफेक्ट आएगा 2 या 3 महीने के बाद। 3 महीने उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करने के बाद वो रफू चक्कर हो गए, बाहर चले गए। लेकिन इसके अंदर अब थर्ड प्लेयर है, उसकी एंट्री आती है आरबीआई की, और यहां पर ये गेम इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा अटेंशन पे कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो द मनी। क्यों बोलता हूं? क्योंकि कई सालों तक आरबीआई हमेशा ही मार्केट के अंदर इंटरवीन करता रहा। जब डॉलर की स्लाइड नीचे हुई तो उन्होंने बीच में डॉलर या बेचने शुरू कर दिए या खरीदने शुरू कर दिए, उसको एक स्टेबल प्राइस के ऊपर रखा। अब आपने सुना होगा कि रिसेंटली भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने डॉलर को बेचा था ताकि जो रुपया है उसकी स्लाइड को वो रोक सके। लेकिन 2025 के बाद, जब से आईएमएफ ने हमारी जो क्लासिफिकेशन है एक्सचेंज रेट रेजिम की, उसको रिक्लासीफाई कर दिया, क्रॉलिंग लाइक अरेंजमेंट। क्रॉलिंग लाइक अरेंजमेंट क्या होता है? इसका मतलब है कि आरबीआई इंटेंशनली अपने रुपए को आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करती रहती है। यानी कि जब 84 था, 84 से 84.2, फिर 6, फिर 8, फिर 85 ले आए, करते करते आज 90 तक पहुंच गया है। स्लोली उसको लेके जाना नीचे, ताकि किसी को पता भी ना लगे, और हमने मैनेज भी कर लिया। या अगर ऊपर भी लेके जाना है तो भी स्लोली ही ऊपर लेके जाते रहते हैं। अब इसका रीजन है 2, नियर एंड रियर। आपने सुना होगा, एक नियर रीजन होता है, एक रियर। मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल वर्जन में आपके सामने चीजों को रखना चाहता हूं। नवंबर 2024 पे रुपया ओवर वैल्यूड था, सबको मालूम था। इट वॉज टू एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर आपकी एक करेंसी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सफर करते हैं। अब मेक इन इंडिया में हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे बनाएं और दुनिया को एक्सपोर्ट करें, लेकिन अगर कॉस्टली होगा तो दुनिया में कोई खरीदेगा नहीं। तो आरबीआई ने एक वो किया, स्ट्रक्चरल करेक्शन। उन्होंने आराम से जो बैलून था हमारे रुपये का, उसमें थोड़ा सा छेद कर दिया, हवा निकलनी शुरू हो गई, और रुपया आहिस्ता आहिस्ता वो स्लाइड करना शुरू कर दिया, और वो फेयर वैल्यू तक पहुंच गया। ये होता है नियर एंड रियर। अब दूसरा देखिए, इससे जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो चीप हो गए, क्योंकि हमें ज़्यादा रुपया मिलने लग गया। उसके कारण जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो कंपैरेटिव हो गया पूरे दुनिया में। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि जो टैरिफ्स हैं
जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% के लगाए हैं, वो आगे जाकर 15% रह जाएंगे। और हमने रुपया को ऑलरेडी 5% नीचे स्लाइड कर दिया है और 10% का हमने जीएसटी में कमी कर ली, हमने उसको ऑफसेट कर लिया। अब कई लोग बोलते हैं कि सर आपने बोला था नवंबर एंड में ये डील साइन हो जाएगी, क्या हुआ? अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आ गया है, भारत की गवर्नमेंट का भी ट्वीट है कि वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड, बस एग्रीमेंट साइन होना है। हमारा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ ऑलरेडी फाइनल हो गया, सिर्फ इंटीग्रिटी रह गई है कि 15% लगेगा, 16 लगेगा या 17 लगेगा, इसके ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहां तक हमारी गेम पहुंच चुकी है। इट कैन बी साइंड एनी मोमेंट नाउ। हमारी जो मेजर डिटेल थी वो सारी फाइनलाइज हो चुकी है। अब जब वो हो जाएगी तो आप देखेंगे इंडियन रुपी दोबारा से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। बट अभी मेजर मुद्दा था, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कंपैरेटिव बनाना है। ये कलैप्स नहीं है दोस्तों, ये रीसेट है। इसी को नियर एंड रियर बोलते हैं। दूसरा, स्टॉक मार्केट। अब इकोनॉमिक्स तो हो गया, लेकिन जो ये सारी की सारी राम कथा का आपके पैसे के ऊपर या आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर असर कैसे होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो इंडियन रुपी है जब नीचे जाएगा उससे कोई लूज करेगा और कोई जीतेगा भी। पहले लूजर्स की बात करते हैं। राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो लूज करने वाली हैं? जो तो इंपोर्टर्स हैं, यानी कि जो कंपनियां जो हैविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि उनकी अब कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारे जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं जो सारे इंपोर्ट होते हैं, ये सभी के जो मार्जिन है वो कम होंगे, तो उनका स्टॉक मार्केट में प्राइस भी कम होगा। तो जो या जिन कंपनीज के पास फॉरेन का डेट बहुत ज़्यादा है उनकी बैलेंस शीट पे थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है। अगर उन्होंने बोरो किया है डॉलर में, अब उनको पे बैक करना पड़ेगा डॉलर को, उनका लोन है, उसके लोन का इंटरेस्ट है डॉलर में, तो उनको ज़्यादा रुपया स्पेंड करना पड़ेगा, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसलिए एक तो उनको नुकसान होने वाला है। दूसरा, जो विनर है, मैं अब मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे आईटी कंपनीज हैं, फार्मा है, ये डॉलर में पैसे कमाते हैं। अब जब उनका डॉलर वो कन्वर्ट करेंगे रुपये में, उनको ज़्यादा रुपया मिलेगा, तो उनके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ने वाली है। नाउ आईटी जो है, अब आप बोलेंगे सर आईटी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी हिट है, वो तो एक्सपोर्ट उनके कम हो रहे हैं, H1B वीज़ा का थ्रेट है, तो भाई आईटी सेक्टर जो है उसका शेयर बढ़ेगा कैसे? यही रियल अपॉर्चुनिटी है। अब आईटी सेक्टर को मोदी जी ने बोल दिया आप एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करने के बजाय आप डोमेस्टिकली यहाँ पर ऐप्स बनाइए, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, ताकि आपको डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी करनी बंद हो जाएगी। दोस्तों अब हो क्या रहा है, जितना जितना डॉलर के ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा या H1B वीज़ा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अमेरिका अपनी मार्केट्स को बंद करेगा, उतना हमारी कंपनीज भारत में काम करेंगी, इंडियन रुपी में काम करेंगी, उससे बैलेंस शीट बेटर होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होएगी। और ये जो वीक रुपया है आज, ये एक टैरिफ बैरियर बन गया भारत के लिए। जहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा कि एक तो IT इंडस्ट्री बता दिया मैंने, दूसरा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, अब वो जो कंपनीज हैं जो भारत में बनाती हैं, भारत में कंज्यूम करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इनको ज़्यादा रुपए मिलेगा। अब फॉरेन के जो गुड्स हैं वो और एक्सपेंसिव हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि यार जब मेड इन इंडिया सस्ता मिल रहा है तो हमें मेड इन चाइना या मेड इन अमेरिका लेने की ज़रूरत क्या है। अब मैं आपको 3 सेक्टर बताता हूँ, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स है और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे अब सस्ते होने वाले हैं, ये भारत में बनते हैं। अब आप देखिए जो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा था वो कौन सी इंडस्ट्री पे लगा था? टेक्सटाइल पे लगा था, केमिकल पे लगा था और जो ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनके ऊपर लगा था। यानी कि जिस जिस इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, आपने रुपये को स्लाइड कर कर एक बैरियर बना दिया इंपोर्ट्स के ऊपर और इसको आपने बेनिफिट दे दिया। यानी कि नाउ यू आर गोइंग टू बिकम चीपर ग्लोबली। और ये जब लेस कंपटीशन होगा तो हमारी कंपनीज हमेशा थ्राइव करती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, रुपया जो फॉल है कर रहा है आज 90 रुपये को टच कर गया, ये हो सकता है नीचे और चला जाए, ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में एक बेनिफिट देने की जरूरत है अपने एक्सपोर्टर्स को। जो रुपया है या जो डॉलर्स हैं वो हमारे पास कम आ रहे हैं, अब इसको इंक्रीज करने का तरीका था कि आप अपने रुपये को थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए। ये बिजनेस है, थोड़ी करेक्शन है, कुछ बिजनेस है, बाकी फंसाना है। अब फंसाना जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन ये ट्रांजिशन है फ्रॉम 50% टैरिफ ऑन अस टू 15% टैरिफ
और 15% टैरिफ को ऑफसेट करने के लिए हमने ऑलरेडी तैयारी कर ली है। तभी रुपए को स्लाइड किया जा रहा है, आपके इंपोर्ट्स को बंद किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो फॉरेन का मनी है वो ऑलरेडी जो भारत को छोड़ रहा है, नॉट बिकॉज भारत की मार्केट डाउन है, नो, बिकॉज यूएसए के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, वो आगे जाके कम होने वाला है। ऑलरेडी उन्होंने बता दिया जो फेड का रेट है वो कम होगा, बहुत प्रेशर है फेड के ऊपर, इसलिए उसको कम करने के लिए, ताकि उनको कल को जाके वहाँ पर रिटर्न कम आएगी, दे आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर। और जो डोमेस्टिक वैल्यू है दोस्तों हमारे देश की, वो बढ़ती जा रही है, ये क्रिएट होगी इस रुपए के नीचे जाने से। और जो आरबीआई है वो लंबी गेम खेल रहा है, उसको मालूम है कि शॉर्ट टर्म में, मीडियम में, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं करेंसी की स्ट्रेंथ को, ताकि शॉर्ट टर्म पेन हमें मिलेगा शॉर्ट टर्म का, लेकिन इससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपका आईफोन महंगा हो जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो वैल्यूएशंस हैं उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कंपनीज अब मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा इससे। और जो इंपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट करके यहाँ पर सामान को बेच रहे थे, अब वो कंपनीज का भांडा फूटने वाला है। ये है प्लेबुक जो इंडियन रुपी की क्राइसिस दिखाई जा रही है इंडियन मीडिया में। ये प्लेबुक है आरबीआई का, जिसमें हर चीज के पहलू को नजर में रखकर हमने ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ बिग गेम गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। उस गेम से अपने कंट्री को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर कोविड के टाइम पर पूरे दुनिया में कोविड के बाद इन्फ्लेशन 3-4 गुना बढ़ गई, भारत की मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ने ही नहीं दिया। अब आप बोलेंगे यार तेल खरीदा हमने रशिया से, उसके कारण इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। इशू ये नहीं है कि हमने तेल से किया या तेल निकाल के किया किसी का, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हमने अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया। और अभी भी जो गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि लेट द रुपीज स्लाइड अ बिट, हेल्प द एक्सपोर्टर्स, इंपोर्ट्स को थोड़ा सा बैन कीजिए या डिस्करेज कीजिए। और जो ऑफसेट करना है अमेरिका के टैरिफ्स को, उसको करने का बेस्ट तरीका यही था। लेकिन हम इसको कर रहे हैं बहुत स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता 84 से लेके हम 20-20, 25-25 पैसे करके एक साल लगा दिया हमने 90 तक लेके आने के लिए। इसका लॉन्ग टर्म मेरे से पूछेंगे, इट्स अ बेनिफिट नॉट अ लॉस। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।